हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू केस। आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडीज इन द इंडियन हिस्ट्री। एक सिनेमा हॉल में लगी आग जिसमें किसी के ना जलने के बावजूद भी 59 लोग इंक्लूडिंग बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ 59 पीपल बॉट टिकट्स टू डेथ द उपहार ट्रेजेडी। और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप टिकट बुक कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उनके लिए मौत की टिकट बुक कर रही हूँ। ओके सो तारीख थी 13 जून फ्राइडे 1997। इसी दिन बॉलीवुड की एक ऑल टाइम क्लासिक मूवी बॉर्डर रिलीज होनी थी और इसके लिए जो लोगों में उत्साह था दैट वाज क्रेजी। द रीजंस बीइंग मूवी की पैट्रियोटिक थीम और इसकी बड़ी स्टार कास्ट जैसे कि सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ एक्सेट्रा। आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है क्योंकि एयरफोर्स कल सुबह तक हमारी मदद के लिए नहीं आ सकती और सुबह होने के लिए काफी वक्त बाकी है। और ये फिल्म दिल्ली के ग्रीन पार्क एरिया के उपहार सिनेमा में भी लगनी थी। ऑल द टिकट्स वे सोल्ड आउट और सिनेमा हॉल वालों ने एक्स्ट्रा टिकट्स बेचने के लिए काफ़ी एक्स्ट्रा सीट्स वगैरह भी लगाई हुई थी हॉल में, इसलिए हॉल पूरी तरीके से पैक था। दोपहर के शो में इस मूवी की पहली बार स्क्रीनिंग हो रही थी, लेकिन सुबह के 6:55 पे हॉल के बेसमेंट में लगे हुए 2 ट्रांसफार्मर्स में से एक में आग लग जाती है और 7 बजे के आसपास सिक्योरिटी गार्ड सुधीर कुमार को एक धमाके की आवाज़ आती है। चेक करने पे उसे बेसमेंट के ट्रांसफार्मर्स में लगी हुई आग के बारे में पता लगता है। इसके बाद फायर ब्रिगेड और दिल्ली विद्युत बोर्ड की टीम को बुलाया जाता है ये चेक करने के लिए कि क्या फॉल्ट आया है मशीन्स में। तो डीवीबी यानी कि दिल्ली विद्युत बोर्ड 2002 तक दिल्ली में पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक बोर्ड था जिसे 2002 में 6 अलग अलग कंपनीज में बांट दिया गया। तो डीवीबी के सुपरिटेंडेंट और उनकी टीम ने चेक करने के बाद बताया कि ट्रांसफार्मर्स की 3 वायर्स लगभग जल चुकी हैं। अब अगर इसको अच्छे से रिपेयर किया जाए तो इसके कारण उस दिन के सारे शोज़ कैंसिल करने पड़ते हैं। टिकट सारे बिक चुके थे और एक काफ़ी बड़ा नुकसान हॉल ओनर्स को झेलना पड़ता। तो इस वजह से डीवीबी की टीम ने टेम्पररी या कह सकते हैं बस हाथ साफ करने के लिए एल्यूमिनियम सॉकेट्स इंस्टॉल कर दिए जले हुए वायर्स के एंड पे। ये जो पूरा काम हुआ था ये बिना किसी प्रॉपर मशीनरी और बाकायदा एक हथौड़े से किया गया था। सुबह के 10:30 से लेकर 11 बजे तक ये रिपेयरिंग का काम पूरा कर दिया डीवीबी की टीम ने और 11:30 बजे तक दोनों ट्रांसफार्मर्स को रिचार्ज करके दोबारा यूज़ करने तक के लिए रेडी कर दिया गया। अब पहला शो तो बिना किसी रुकावट के स्मूथली हो जाता है। फिर बारी आती है सेकंड शो की। अब जो हॉल था यहाँ पे मल्टीपल रेगुलेशंस और सेफ्टी मेजर्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था क्योंकि मूवी की हाइप बहुत ज़्यादा थी और टिकट्स खरीदने वाले उससे भी ज़्यादा। 52 एक्स्ट्रा सीट्स लगाई गई थी लोगों के लिए जिसके कारण बहुत सारे एग्जिट्स ब्लॉक हो गए थे। उपहार सिनेमा हॉल में बैल्कनी पे एक प्राइवेट बॉक्स था थोड़े स्पेशल लोगों और वीआईपी टिकट्स वालों के लिए। एक्स्ट्रा सीट्स के कारण इस बैल्कनी के सारे एग्जिट्स ब्लॉक हो गए थे और डोर्स के पास थोड़ी ओपन स्पेस होनी चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो कि यहाँ पर नहीं थी क्योंकि कुछ छोटी मोटी दुकानें और स्टॉल्स इलीगली यहाँ पर लगाए हुए थे। फिल्म के इंटरवल से कुछ टाइम पहले सुबह रिपेयर हुई वो वायर्स में स्पार्क हो जाता है। ट्रांसफार्मर की एक केबल लूज होकर रेडिएटर के पास झूलने लगती है और इस आग की वजह से रेडिएटर फिन में एक होल हो जाता है और इससे अंदर का सारा ऑयल बाहर लीक होने लग जाता है। और इसका एक रीज़न था कि ट्रांसफार्मर में कोई ऑयल सोक पिट सिस्टम नहीं था जिसका बेसिक वर्क होता है कि अगर किसी मौके पे एक्सेस ऑयल बाहर आने लगे हैवी लीकेज या ओवरफ्लो की वजह से तो वो उसे कलेक्ट कर लेता है। और ऑयल सोक पिट सिस्टम किसी भी ट्रांसफार्मर में होना ही चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड रेगुलेशंस ऑफ प्रैक्टिस के अंडर आता है। इसके नतीजे ऑयल लीक होता रहता है और इवेंचुअली ये फायर स्प्रेड हो जाती है। बेसमेंट के जस्ट साइड के पार्किंग लॉट जहाँ पर बहुत सारी कार्स लगी हुई थी वो आग से जल उठती हैं। अब क्योंकि ये मूवी वॉर बेस्ड थी तो कुछ लोग बताते हैं कि उस टाइम मूवी से भी कुछ बॉम्ब और गोलियों की साउंड आ रही थी, इसलिए लोगों का ध्यान भी बाहर से आ रही आवाज़ों पे ज़्यादा गया नहीं। अब धीरे धीरे अराउंड 4:55 पे ये जहरीला कार्बन मोनोऑक्साइड और स्मोक अंदर लगी हुई एसी की डक्ट से हॉल में आना शुरू होता है। शुरू के 1-2 मिनट तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कुछ हो रहा है क्योंकि सिनेमा हॉल में पूरी तरीके से अंधेरा था। लेकिन जैसे ही लोगों को अब थोड़ी सफोकेशन फील होनी शुरू होती है वो पैनिक करना स्टार्ट करते हैं और एग्जिट्स की तरफ भागते हैं। हॉल में बहुत ज़्यादा अंधेरा था क्योंकि कोई इमरजेंसी लाइट्स, फुट लाइट्स और एग्जिट लाइट्स तक नहीं थी। अब नीचे तो दोनों साइड्स को मिलाकर 6 एग्जिट्स थी तो वहाँ पे लोग समहाउ मैनेज टू गेट आउट। लेकिन ऊपर बैल्कनी पे जो एंट्रेंसेस थी वो या तो ब्लॉक हो गई थी एक्स्ट्रा सीट्स की वजह से और एक एंट्रेंस लॉक थी जिसे ओपन करने के लिए एक गार्ड होता है जिसकी ड्यूटी होती है गेट ओपन करना।
लेकिन यहाँ पे भी ये गार्ड अपनी ड्यूटी छोड़ के कहीं और ही था, क्योंकि इन लोगों को इंटरवल का टाइम पता होता है और मोस्टली उसी टाइम पे गेट ओपन करना होता है। तो बैल्कनी में जो लोग थे वो वहीं फंस चुके थे। कुछ लोग पैनिक में वॉशरूम तक भी घुसने की ट्राई करते हैं, लेकिन गैस वहाँ भी पहुँच रही थी और एंड में कुछ लोग बैल्कनी से कूद भी गए। अब इतना सब होने के बाद भी कोई इमरजेंसी अनाउंसमेंट, कोई अलार्म, कुछ भी नहीं किया जाता है। जो फिल्म ऑपरेटर होता है उसको तक ये पता नहीं होता है कि ऐसा सब हो चुका है। तो इसका मतलब जब ये सब चल रहा है तो फिल्म तक नहीं रुकी है, लोग मर रहे हैं और फिल्म अभी भी चल रही है। 10 से 15 मिनट के लिए ये हॉल एक गैस चेम्बर में तब्दील हो जाता है, सिमिलर टू व्हाट हिटलर यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक कम्युनिटी इन हिज कंट्री। फाइनली 5:05 पे ग्रीन पार्क के 11 किलोवोल्ट के आउटगोइंग सप्लाई को कट किया जाता है और लोगों को रेस्क्यू किया जाना शुरू होता है। क्योंकि एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल पास में ही थे लोकेशन से, लोगों को वहाँ पे जल्दी से जल्दी ले जाया जाता है। अब रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें पता लगता है कि अराउंड 103 लोग इंजर्ड हैं, नन ऑफ देम बाय बर्न्स, और 59 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिनमें से काफ़ी बच्चे थे और इन्हीं में से 2 बच्चे थे नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति के। ये लोग इस सिनेमा हॉल ओनर्स अंसल ब्रदर्स सुशील और गोपाल अंसल से ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक एक लीगल फाइट लड़ते हैं, जिसके एंड में अंसल ब्रदर्स को सेंटेंस किया जाता है 30 करोड़ रुपए हर विक्टिम के फैमिली को पे करने के लिए विद इन 3 मंथ्स, और फेल होने पे उन्हें बस 2 साल की सज़ा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चार्जशीट बनाई गई थी उसमें जो चार्जेस इन दोनों पे इम्पोज किए गए थे वो उतने सीरियस थे ही नहीं। जैसे कि सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, जिसमें बड़ी सज़ा हो ही नहीं सकती है, तो अंसल ब्रदर्स को 2 साल की सज़ा और कुछ वर्कर्स को लगभग 7 साल की सज़ा होती है। बस 2 साल की सज़ा इतनी बड़ी ट्रेजेडी के लिए कुछ भी हो, पर इंसाफ तो नहीं है। इस पूरे ट्रायल के ऊपर एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ इसी साल आई थी, ट्रायल बाय फायर। अगर आप लोग और ज़्यादा डिटेल से इस ट्रायल के बारे में जानना चाहते हो तो मैं ये सीरीज़ आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। और आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस केस के ऊपर और वर्डिक्ट के ऊपर, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, उसका यूज़ करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और आगे भी ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब। पीस आउट।